Good evening, all students. Today our class एंटिटी क्लास है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है। अगर जो भी इसमें एनरोल होना चाहता है वो एनरोल हो सकता है। मेरा ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन 12th पास है एंड 50% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी एससी हैं तो उनके लिए 45% चलेंगे। बट ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप घर बैठे इसे कर सकते हैं इजीली। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन मोड पर ही होंगे। आप अगर इसमें लेना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो आप मेरे 9697038225 नंबर पर आप अपना मेरे से कांटेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। इट मीन्स 9697038251। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं और कोई भी क्वारी चाहिए आप इस पे ले सकते हैं। थैंक यू। कंटिन्यू क्लास। इट मीन्स वो मैच्योरिटी में ट्रांसफर हो रहा है। फिर कुछ बायोलॉजिकल एंड क्रोमोलॉजिकल डेफिनेशंस होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं। इट मीन्स फ्रॉम द biological points of view, adolescence is the stage when down the chronological this way the span of the reigning of the 12 to 18 ईयर। इट मीन्स बच्चा जब 12 वर्ष का होता है और 18 वर्ष तक उसकी एडोलसेंस एज होती है, देन उसके बाद अडल्टहुड में ट्रांसफर होता है। बच्चा अडल्टहुड में ट्रांसफर होता है। देन इसमें काफी सारी चीजें, जैसे कि बिगेस्ट द मेन ग्रेट बॉडीली चेंज। एडोलसेंस एज में क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। एडोलसेंस एज से पहले बॉयज गर्ल्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, वो सेम होते हैं। उसमें उनके अंदर किसी तरह के हार्मोन्स डेवलप नहीं होते हैं प्रॉपरली। जब बच्चा एडोलसेंस एज में आता है, उस टाइम पे बच्चे में हार्मोन्स डेवलप होते हैं अलग अलग शेप्स में। जो गर्ल्स है वो गर्ल्स का रूप लेती है प्रॉपर, बॉयज बॉयज का लेते हैं। तो उसमें ग्रेट बॉडीली चेंजेस आते हैं एडोलसेंस एज में। मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का उस एज में मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत सही होता है। दिस मीन्स दिस पीरियड चाइल्ड अटेंड हाइटेस्ट लेवल, क्योंकि उस टाइम बच्चे का लेवल होता है मेंटल डेवलपमेंट, उसकी मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे में डेवलप हो चुकी होती है और डेवलप होती है। क्योंकि बच्चे में अगर कोई भी समस्या आती है, दैट टाइम बच्चा क्या करता है, खुद ही उसका सोल्यूशन निकालता है। खुद उसका सोल्यूशन निकालता है। वो अपने पीयर ग्रुप्स में रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है और वहां सोल्यूशन निकालता है। वो पेरेंट्स को भी कम बताता है उस टाइम पर। तो उसमें ये एडोलसेंस एज में उसमें मेंटल एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, एक उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग आ जाती है। इट मींस फीलिंग होती है मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैंने कोई चीज कही है तो उसको पेरेंट्स को मानना होगा। ये उसके अंदर एक फीलिंग्स आ जाती है। सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर मेरी किसी ने बात नहीं मानी या मेरे फ्रेंड ने, अच्छा होता है ना एडोलसेंस में कि एक कहते हैं ना, एक भाई गरम खून है एकदम खोल जाता है, जरा से किसी ने कुछ बात नहीं की, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस तरह की फीलिंग, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात वहां पर बच्चे में आती है। फिर देन इमेजिनेशंस, वो बहुत चीजों का इमेजिनेशंस करने लगता है। लाइक अपने आप को एक हीरो की तरह फील करता है कि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखना चाहिए, मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए चाइल्ड स्टार्ट ड्रीमिंग फुलफिल, अपने ड्रीम को फुलफिल करने लगता है। His wise the sometimes the imagination positive, उसके इमेजिनेशन बड़े पॉजिटिव होते हैं। देन इफेक्ट चाइल्ड पर्सनैलिटी। फीलिंग सोशल सर्विसेज, उसके अंदर सोशल सर्विसेज की भी फीलिंग्स आती है कि भाई मुझे समाज में हर कोई भी काम होता है, कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है, तो बच्चा सबसे पहले आगे बढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करता है उसमें। क्योंकि होता है ना कि मदर पेरेंट्स तो फिर भी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, चलो फेस्टिवल है, पर बच्चा पूरे जोश के साथ उसमें। इट मीन्स सोशल इमेजिनेशन, सोशल मतलब कि सोशल फंक्शंस में भी वो सबसे आगे रहता है। कहीं शादी फंक्शन में जाना होगा तो देखा है ना कि जो एडोलसेंस का बच्चा होगा वो कितनी तैयारियां करने लगता है, मेरे को ये पहनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और वो फंक्शन में जाने से 4 घंटे पहले से उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा मेरी ड्रेस, गर्ल्स होगी तो मेरी ड्रेस, मेरा मेकअप, ये वो, बॉयज होंगे तो मैं कौन सी पैंट पहननी है, कौन सा कोट डालना है। इस तरह से वो सोशल एक्टिविटीज में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करने लगता है। लैक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एडजस्टमेंट,
उसके अंदर एडजस्टमेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी लैक हो जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चे में। क्या होता है कि वो इमोशनल्स, अपने जो इमोशंस होते हैं ना उसके साथ वो मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके इमोशंस कुछ कहते हैं और वो बच्चा कुछ करता है। अगर पेरेंट्स ने किसी चीज के लिए मना करा तो उसके इमोशंस कहेंगे नहीं मुझे करना है, वो अपने पीयर ग्रुप्स की बात ज्यादा मानेगा। उसे कहीं अगर किसी के साथ एडजस्ट करना होगा तो वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर घर में एक बच्चा है और वो शुरू से ही लॉनली रह रहा है, अकेला है, दूसरा उसका भाई या मतलब ये कहना चाहिए उसका जेंडर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एडजस्ट नहीं करेगा वो किसी के साथ, क्योंकि उसने एडजस्टमेंट सीखा ही नहीं है। फीलिंग ऑफ द सेल्फ सपोर्ट, उसकी जो फीलिंग्स होती है, चाइल्ड वांट टू इंडिपेंडेंट, ही वांट टू मेक द प्लेस ऑफ हिज ऑन द आउटर वर्ल्ड। देन क्लोज एंड डिविजिबल फ्रेंड फेडवल। अब फिर एक होता है डेवलपमेंट ऑफ द क्रिमिनिकल टेंडेंसी। क्रिमिनिकल टेंडेंसी में विच मीन्स it this stage the criminal tendency may develop because the begin unsuccessful। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है, अगर वो किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो, तो बहुत सारी उसके अंदर फुलफिल मतलब कि उस चीज को पाने की एक ललकता हो जाती है, उसको बार बार करने की एक जिज्ञासा बच्चे के अंदर आ जाती है। अगर ये मैंने नहीं किया तो मुझे ये करना है, उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करने लगता है। तो एक तरह से वो क्राइम भी करने लगता है, अगर उसे वो चीज नहीं मिली तो वो उसे गलत तरीके से हासिल करना चाहे। तो ये चीजें बच्चे के अंदर एडोलसेंस एज में आती हैं। सिलेक्शन ऑफ जॉब, जब वो एडोलसेंस में होता है तब देखना कि वो कैसे हवाई प्लान होता है, मेरे को तो इस लाइन में जाना है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, या मैं बीटेक करूंगा, मैं एमटेक करूंगा, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो वो जॉब ऑप्शंस को चूज करने लगता है, वो जॉब ऑप्शन को चूज करने लगे, सिलेक्शंस उसके अंदर सिलेक्शंस पावर डेवलप होने लगती है। बट उसका सिलेक्शंस राइट है रॉन्ग है वो हमें पेरेंट्स या उसके जो टीचर्स होंगे, जो गाइडलाइन देने वाले होंगे, वो उसकी हेल्प करेंगे। बट उस टाइम उसको जॉब सिलेक्शंस में उसको ये नहीं पता होता कि मुझे किस लाइन में जाना है। बट इट मीन्स वो कहता है कि मुझे कहाँ जाना है। उसका फ्रेंड्स अगर फिजिक्स वो नॉन मेडिकल लेगा ना, वो सोचेगा मैं भी नॉन मेडिकल लूँ, उसको नहीं पता कि मुझे लेना क्या है, या मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है तो उसे नहीं पता कि मुझे ह्यूमैनिटीज, या फिर दूसरा फ्रेंड ने ह्यूमैनिटीज, मैं तो ह्यूमैनिटीज लूंगा, ये सब्जेक्ट लूंगा। ये ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमारे अंदर भी थी, हम भी उसी एज से गुजरे। हमें नहीं पता था कि हमें क्या सब्जेक्ट चूज करने, किस लाइन में जाना है, बस हाँ जो फ्रेंड्स कर रहे हैं अच्छा ये लेना है, बात के फ्रेंड्स से चलो भाई हाँ ये। तो ये उस एज में होता है, तो ये चलता आ रहा है। तो इसमें बच्चे को गाइडेंस करने की बहुत जरूरत है, बच्चा गाइडेंस लेगा, और बच्चे को गाइडेंस देनी भी चाहिए कि उसके लिए सही वे कौन सा है, क्योंकि यही वो रास्ता है, यहीं से वो स्टार्ट होता है जब उसके कैरियर की स्टार्टिंग होती है, या वो स्टडी करना स्टार्ट होता है जब 10th के बाद, जब वो 11th में आता है, 8th के बाद जब 9th में आता है, तब से ही उसका स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फेथ इन गॉड एंड रिलीजियंस, वो इस एज में भगवान पर, गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, और रिलीजियंस धर्म पर। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द अडोलसेंस। फिजिकल डेवलपमेंट, आपने देखा है कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा होता है बच्चे में, अलग अलग ग्रोथ, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं। इनको द इंडिविजुअल, बट रेशो अलग होता है सभी में, अलग अलग टाइप से, किसी में जल्दी किसी में देर से होते हैं। बट बॉयज की कंपेरेटिवली गर्ल्स जल्दी डेवलप होती हैं, बॉयज तरह देर से। इंक्रीज हाइट एंड वेट, इस एज में एडोलसेंस एज में इंक्रीज रैपिडली। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीज हाई एंड वेट सबसे ज्यादा किसमें डेवलप होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडोलसेंस एज आती है ना, उसमें बच्चे की हाइट और वेट बहुत जल्दी रैपिड होता है। अपने 16-17 साल का बच्चा जब 9th में आता है, 9 से 10 तक वो पूरी ग्रोथ ले लेता है अपनी हाइट की, जितनी उसको लेनी होती है बहुत जल्दी। एकदम बच्चा जब 10-12 साल का होता है, एकदम आप देखोगे ना 2 साल के अंदर, 2 ईयर के विथ इन 2 इयर्स के अंदर वो बच्चा बहुत जल्दी डेवलप होने लगता है, उसकी बॉडी एकदम चेंज, 10 तक आते आते पूरी ही चेंज हो जाती है। Generally, body are heavy and taller than the girls, but इन adolescence between 12 to 14 years एज में पूरा बॉडी उनका स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स, इसमें मसल्स और बोन का भी रैपिड डेवलपमेंट होता है।
ये चीजें आपके पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। तो इस एज में रैपिड डेवलपमेंट होता है किसका, बोन्स एंड मसल्स का भी। चेंज इन अ बॉडी पर पोस्चर, बॉडी का पोस्चर भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा गर्ल्स गर्ल्स की तरह दिखने लगती है, बॉयज बॉयज की तरह। अपना पूरा उसकी बॉडी में एक जोश, एक खिंचाव होना, एक स्ट्रेंथ होना, हाइट वेट, बच्चा यंग दिखने लगता है। चेंज ऑफ वॉइस, आपने देखा जब एडोलसेंस एज में तो आवाज थोड़ा भारी हो जाती है, लाउड ऐसे भारी भारी आवाज हो जाती है। दैट तो उस एज में वॉइस भी चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले उससे पहले उसकी आवाज ऐसे सॉफ्टनेस रहती है बच्चे की तरह। जैसे ही वो एडोलसेंस में एंटर करता तो उसकी वॉइस में भी एक कर्कश आ जाती है, एक हार्ड मतलब भारी आवाज हो जाती है। इंक्रीज साइज एंड गेन जेन ऑर्गन्स, उसके जो ऑर्गन है उनके साइज भी चेंज हो जाते हैं। Testel usually appear the earliest the growth of the penis. Breast development and the breast and the increase in size, गर्ल्स में आप देखिए बहुत सारे चेंजेस हो जाती हैं। इट मीन्स उनकी ब्रेस्ट चेंज हो जाती है, साइज दिखने लगता है उनका। तो मतलब कि एक फिजिकली जो गर्ल्स का रूप है, जो गर्ल्स में जिन चीजों में एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट इस एज में आके हो जाता है। बॉयज में भी सेम इसी एज में आके हो जाता है। एंड हेयर ग्रोथ, आपने देखो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ हेयर इन पब्लिक रीजन, कि आर्म्स लेग्स लिम्स वगैरह में ऐसी जगह हेयर भी ग्रोथ हो जाते हैं। अंडर आर्म्स निकल जाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के, लेग्स पर हेयर आ जाते हैं, पूरी बॉडी पर जो मेल होते हैं उनके ज्यादा हेयर ग्रो हो जाते हैं, लिम्स एंड ट्रंक एंड हाइट्स देयर इज द अपीयर द बियर्ड वगैरह, बॉयज की बियर्ड वगैरह दिखने लगती है। इस तरह से बच्चे का होने लगता है बॉयज का। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर्स, बच्चे का ब्लड प्रेशर भी सर्कुलेट बहुत जल्दी। एक तो जब बच्चा बेबीहुड होता है ना, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही सर्कुलर है, क्योंकि छोटा होता है बच्चा तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी वो करता है। देन एक फिर यंग एज में, जब इस एज में होता है, ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत ज्यादा करता है, इंक्रीज होता है दैट टाइम। इंक्रीज पल्सिस रेट, उनकी हार्ट बीट पल्सिस रेट बहुत फास्ट वर्क करती है, क्योंकि वो इस टाइम एक यौवन पर हैं, पीक टाइम है उनका। कहना चाहिए ना कि एक बचपन से लेके जब एकदम 14-15 साल से 18 साल तक बच्चा एकदम यंग होता है, फिर धीरे धीरे एडल्टहुड में कन्वर्ट होके धीरे धीरे फिर उसके जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ा डाउन होने लगती है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने देखा होगा कि जब अडल्ट सेंस में बच्चा होता है तो उस टाइम उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, और वो खाना भी ज्यादा खाता है। आप लोगों को खुद भी अपना रियलाइज कीजिए कि जब आप इस एज में थे आप भी खाना ज्यादा खाते होंगे, भूख लगती होगी। बट आजकल के बच्चे तो थोड़ा चाउमीन वगैरह फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, जबकि इस एज में बच्चे को अपने घर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइम उनकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है, उनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए उनको सही खाने की बहुत ज्यादा नीड है, आवश्यकता है। Intellectual mental development. Development of intelligence. Adolescence is the period of maximum growth and the intellectual development. Intellectual rich means climb is during period intellectual power. उसके अंदर एक इंटेलिजेंसी पावर, उसके माइंड में एक डेवलपमेंट आ जाता है। लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट एंड रीजनिंग करना वो बहुत अच्छे से कर लेता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी, चीजों को छूना या ऐसे करके, मतलब कि सारी चीजों को वो मतलब कि ओवरऑल हम कह सकते हैं उसका माइंड का विकास बहुत अच्छे से हो जाता है। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड abstract and adolescence latter are to reasoning seek answer, वो आंसर को सीख करने लगता। हाउ एंड व्हाई of increase to span attentions. During the adolescence period, span of attention increase. The adolescence can attend to one things of the longer period के लिए of time. डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, इस टाइम उसकी मेमोरी का भी डेवलपमेंट, उसे बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं ना अपने बचपन की, अच्छा मैं ऐसे ही करता था, उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगती है। उसको 10 फंक्शंस मोरल लॉजिकल सारी चीजें उसके अंदर डेवलप रहती हैं। इमेजिनेशंस, मैंने आपको बताया कि बच्चा इमेजिनेशंस करता है, बहुत सारे हवाई प्लान बनाना शुरू कर देता है, उसको अपने आप में सोचता है कि बस मैं तो एयर में फ्लाई करने लगा हूँ, उड़ने लगा हूँ, बस मेरे से ज्यादा स्मार्ट और मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो अब कोई है ही नहीं। वो सिर्फ अपना
हीरो वर्शिप उसके अंदर आ जाती है, जिसे कहना चाहिए मैं सुपीरियर हूँ, मुझे सब आता है। पेरेंट्स से भी बच्चा क्या बोलेगा, नहीं आपको कुछ नहीं पता, मुझे ही सब कुछ पता है। वो ये सारी चीजें करने लगता है क्योंकि वो अडल्टहुड में एंटर कर रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरह से adolescence has full the command of a gross over the language, he has the full development vocab, उसकी vocabulary, उसका जो वर्ड्स पावर होती है ना, वर्ड्स की पावर वो पूरी उसके अंदर एंटर कर जाती है। ability द अकॉर्डिंग टू ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है। देन सोशल इंटरेस्ट, बच्चे के अंदर सोशल इंटरेस्ट भी आता है। एडोलसेंस बिकम द, कहना चाहिए कि वो सोशल फंक्शंस में, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, आगे से आगे अपने आप को आगे रखेगा, कि उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेगा और सीरियस रहेगा हर काम के लिए। किसी भी फंक्शन में भाग दौड़ करना, ये करना, मुझे ऐसे करना है, ये करना है, या किसी काम के लिए तुरंत आगे आना। पर्सनल इंटरेस्ट, उसका पर्सनल इंटरेस्ट, अपने अंदर पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है विद द अवेकिंग द इंटरेस्ट मेंबर्स ऑफ पोजीशंस ऑफ सेक्स। इंटरेस्ट इज द वो अपनी ड्रेस, अपनी पर्सनल थिंकिंग, अपने आप को देखना, उसके अंदर बहुत ज्यादा ये क्वालिटी डेवलप होती है। रिलीजियस इंटरेस्ट, इस एज में उसको रिलीजियस धर्म के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बच्चे में होने लगता है। इंटरेस्ट इन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ adolescence, adolescence is an age of emotionals, कहना चाहिए देयर इज अ नो मेंटल पीस, काम एंड क्वाइट फॉर एडोलसेंस एंड नो माइंड ऑफ पीरियड एडोलसेंस बीन मार्क द इमोशनल स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इस अवस्था को जो बच्चे की कहते हैं ना, तूफान की अवस्था कहते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड तूफान की अवस्था। इस टाइम में, इस एज में बच्चा अपने अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा तनाव लेता है। इस एज को तूफान की अवस्था कहा जाता है, कि बच्चे के अंदर बड़ा जोश तूफान भरा हुआ है, इस तरह से। सम ऑफ द इमोशनल, उसके हाइटिंग इमोशंस, उसके इमोशंस बहुत हाई लेवल पर होते हैं, उसे छोटा मोटा मत समझिए, वो अपने इमोशंस को बहुत ही वाइड रूप में लेता है। एंड इमोशंस मूड, उसके मूड्स के ऊपर भी उसके इमोशंस डिपेंड होते हैं। अंडर इमोशन आर नॉट अंडर कंट्रोल, उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसके इमोशन फ्लाई करते हैं एयर में, फ्लाई करते हैं, वो उसको कैच करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये करना है। कंट्रोल नहीं है, उसे नहीं पता है कि ये होगा कैसे, क्या करना है। अगर किसी ने कहा ये करना है, हाँ चलो मैं, देखा ना अब कहीं, अगर बॉयज में, दो बॉयज में अगर कुछ तू मैं हो गई, तो जरा एक कॉल करेंगे तो सारे के सारे आवाज झुंड बना के उसको पीटने या लड़ने के लिए चले जाएंगे। तो उन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, कि हमें क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, उस पे नहीं, बस नहीं, हमें साथ देना, चलो चाहे वो भले ही गलत हो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बट हम अभी तो करेंगे भाई इस काम। तो इस तरह की बच्चे के अंदर नेट कैपेसिटी ऑफ द शेयरिंग इमोशंस, जो adolescence एज में डेवलप द इंक्रीज द कैपेसिटी फॉर शेयरिंग इमोशन एक्सपीरियंस विद द अदर, दूसरे के साथ वो शेयरिंग भी करते हैं, कुछ बच्चे में नहीं होती है। he developed the capacity of concern about the feelings of other sharing, वो उसके अंदर, क्या हम कह सकते हैं, ये शेयरिंग की तो हम एक एनवायरनमेंट से भी ली जा सकती है, उसके अंदर तो होती है, पर एनवायरनमेंट से ज्यादा बच्चा सीखता है, अगर जिस माहौल में बच्चा रह रहा है तो वहाँ शेयरिंग भी सीखता है वो। एंड लॉयल्टी, वो अपने काम के प्रति लॉयल, यानी कि अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने कार्य के प्रति वो लॉयल रहेगा। अगर उसने अपने फ्रेंड से कहा है कि अच्छा मुझे ये चाहिए, तो उसका फ्रेंड उसको देगा। अच्छा उसका फ्रेंड कहीं बुलाएगा उसको, तो वो वहां जाएगा, क्योंकि लॉयल है, मैंने कहा है, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है। मदर फादर की नहीं सुनेगा बच्चा, बट जो उसका फ्रेंड कह रहा है ना, उस पे ज्यादा वो ध्यान देगा, उसको ज्यादा अच्छा समझेगा। देन इंक्रीज द, फिर हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट एंड ग्रुप लॉयल्टी, माने जैसे आपको पता है ग्रुप लॉयल्टी बच्चे के अंदर आती है। सोशल सर्विसेज बहुत अच्छी करता है वो, समाज में कुछ काम होगा, उसमें फेस्टिवल्स बिकम बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सम प्रॉब्लम ऑफ अडोलसेंस की, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ये तो उसकी करेक्टरिस्टिक हो गई कि उसमें ये अडोलसेंस में ये क्वालिटीज होती हैं बच्चा इसमें, बट कुछ उसके अंदर कुछ लैक भी होता है, कुछ कमी भी होती है। इट मीन्स सब describe the earlier period of adolescence is the most critical period of individual life. In this period, equilibrium physical, mental and social factor is lost, and the result that the individual make the adjustment. It means सब में जो loyalty होती है,
सोशल का एक सोशल एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स होता है थोड़ा लोस्ट होता है। इट्स इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑन सेल्फ विद हर फैमिली विद सोसाइटी एट लार्ज। सो ड्यूरिंग द एडोलसेंस मैनी प्रॉब्लम अराइज, मतलब कि वहां उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वो घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करता, उस टाइम पे वो बाहर घूमना ज्यादा पसंद करेगा। उसके इमोशनल की मैच्योरिटी में थोड़ा सोशल मैच्योरिटी उसकी लैक रहती है। फिर बिगिनिंग द इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस रहता है, वो अपनी फैमिली पे ही डिपेंड रहता है। यूज ऑफ एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ उसकी रहती है। एंड जर्नल प्रॉब्लम कैन, जो जर्नल प्रॉब्लम होती है फिजिकल ग्रोथ उसकी एडजस्टमेंट, जब वो फिजिकल ग्रोथ करता है उस टाइम एडजस्ट होने में बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। मेंटल कॉम्पिटेंस होता है उसका। इमोशन, इमोशनल डिस्टरबेंस, बच्चे के अंदर इमोशनल डिस्टरबेंस भी काफी रहता है दैट टाइम। एंड प्रॉब्लम एट होम एडजस्टमेंट, ये भी बहुत ज्यादा होता है बच्चे में। प्रॉब्लम एडजस्टमेंट विद फ्रेंड, फ्रेंड के साथ वो उसको एडजस्ट करने में भी कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है। ये तो हमारी बात हुई अडोलसेंस की। नाउ वी विल स्टार्ट दैट की हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब बताइए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? बताइए, कोई बता सकता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? थोड़ा सा कुछ तो बताइए मुझे आप। रुखसाना आप मैम बताइए। मैम एनवायरनमेंट तो हो गया ना कि घर का कैसा हमारा माहौल है, हम बच्चे को कैसे रख रहे हैं, कैसा उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो हम्म। ये एनवायरनमेंट हो गया घर का। और हेरिडिटी? तो मैम हेरिडिटी होगी मैम, हेरिडिटी जैसे जैसे, मैम हेरिडिटी जैसे उसके ग्रैंडफादर में से या पीछे जो भी पूर्वज हैं उनसे उसे क्या मिला है, वो हेरिडिटी होता है। हाँ देखिए, एक चीज आप देखिए, मैन इज द प्रोडक्ट नेचर एंड हेरिडिटी एनवायरनमेंट। बोथ द एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। हेरिडिटी एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जब बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टू ग्रेट फैक्टर्स, ये बहुत ही टू ग्रेट फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालते हैं। इट मीन्स वी कैन से एनवायरनमेंट है इंडिविजुअल इफेक्ट फिजिकली। एनवायरनमेंट है सब पे एक जैसा इफेक्ट नहीं डालेगा, सब पे क्या डालेगा, अलग अलग तरह से। क्योंकि एनवायरनमेंट अलग अलग, जिस एनवायरनमेंट पे बच्चा रह रहा है अलग अलग एनवायरनमेंट होता है बच्चे का, तो उसका इफेक्ट्स भी अलग अलग होगा। अब मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीनिंग क्या है देखिए। टू वर्ड्स हेरिडिटी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सबसे पहले हेरिडिटी वर्ड कहां से राइज हुआ है, कहां से निकला है? लैटिन वर्ड से आया। हेरिडिटी वर्ड लैटिन वर्ड्स का, विच मीन्स प्रॉपर्टी, पूंजी। हेरिडिटी मीन्स विच मीन्स पूंजी, प्रॉपर्टी, मनी, लैंड एटसेट्रा। इट मीन्स द प्रॉपर्टी विच चिल्ड्रन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज अ हेरिडिटी। जो उसे अपने पूर्वजों से मिली है वो क्या है, हेरिडिटी है। राइट, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। So in journal term, we can say heredity is the transmission. वो एक तरह का ट्रांसमिशन है, वो हमारे पेरेंट्स से हमारे में ट्रांसफर हो रही है ना। इट्स अ डिफरेंट मेंटल फिजिकल पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों से ऑफ स्प्रिंग हुई है। दैट इज वाई बिकॉज इज अ हेरिडिटी ह्यूमन बीइंग। हम कह सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, हेरिडिटी की हेरिडिटी हमारे में कैसे आती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना तभी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। वो ये नहीं कि बच्चा जब जन्म ले रहा है तब, वो नहीं, जब वो फर्स्ट डे से ही बच्चे की हेरिडिटी। इट मीन्स हम लगा सकते हैं कि बच्चे का आई का कलर किसकी वजह से आता है, हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट से तो नहीं मिल रहा वो, या मिल रहा है यस बताइए? मैम। नो आपके मैम। आपके हेयर का कलर, किसी का ग्रे होता है, सॉरी ग्रे तो नहीं, ब्राउन होता है। हाँ ग्रे भी होता है, ग्रे होता है एंड ब्राउन होता है, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक होता है। तो वो कहाँ से आ रहा है? इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसकी लेंथ, अगर बालों की होता है ना, किसी कुछ लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, लंबी लेंथ होती है बहुत जल्दी,
कि उसकी मदर के भी वैसे थे, उस बच्चे के भी वैसे ही है, लेंथ है, किसी के कर्ली हेयर है, किसी के स्ट्रेट है। वो कहाँ से आ रही है? एनवायरमेंट से तो नहीं मिला, वो किससे है? वो हमें मिला है हेरिडिटी से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स में। कभी कभी कहते हैं ना कि ये बच्चा अपने ग्रैंडफादर पे गया है, बट ऐसा होता नहीं ग्रैंडफादर पे गया है। कुछ आदतें जो बच्चे की कहते हैं ये तो अपनी ग्रैंड मदर पे गया है बच्चा, ऐसा नहीं होता। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर पे नहीं जाता, वो जाता अपने फादर पे ही है। क्योंकि बस फर्क उतना होता है कि जो हेरिडिटी है वो किसमें ज्यादा प्रोसेस किया डेवलप, वो जो उसकी ग्रैंड फादर में जो हेरिडिटी है वो उसके फादर में भी आई, बट डिपेंड करता है कि कौन सा गुण सबसे ज्यादा किसके अंदर डेवलप हुआ। बच्चा किसी पे नहीं जाता है, वो हेरिडिटी से उसे मिलता है। Heredity refer to the transmission by the parents their offering। देखो पेरेंट्स से आ रही है। अकॉर्डिंग द रुथ ने कहा है, रुथ की एक डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये इनका कहना है कि और फिर अपने एंसेस्टर से आ रही, अपने पूर्वजों से जो आ रही है वही हेरिडिटी है। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी का देखिए, मैकेनिज्म क्या है हेरिडिटी का। मैटिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द, जब ह्यूमन बीइंग हैज द बिगिन द यूनियन ऑफ मेल ग्राम सेल्स, जब वो सेल्स में होता है ना बच्चा, सेल्स में जब उसका सेल्स बनता है, एक सिंगल सेल्स ही बनेगा, दैट विद द फीमेल, वो फीमेल है मेल है, ओवम में उसको पता चल जाता है कि वो हेरिडिटी से ही डेवलप होता है। आपने देखा होगा हेरिडिटी में एक चीज में क्वेश्चन देती हूँ आपको। देखिए हेरिडिटी पर, हेरिडिटी कैसी होती है? स्टैटिक होती है। मानते हैं इस चीज को? गिव मी आंसर, यस और नो रिस्पॉन्स प्लीज। यस स्टैटिक क्यों होती है? स्टैटिक अब ये बता दीजिए मुझे। अगर यस बोला है तो व्हाई? इफ यू से यस देन व्हाई? स्टैटिक मीन्स जानते हो ना, स्थिर होना। देखिए क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, राइट? आप आई का कलर चेंज कर सकते हैं? नो मैम। आपकी जो बॉडी की पर्सनैलिटी वो चेंज कर सकते हैं, स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हेरिडिटी स्टैटिक है या डायनेमिक है? तो आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, जो उसको उसके पेरेंट्स से मिल गई है वो इट मीन्स मिल गई है। एक तरह की पूंजी है, कैपिटल है, मनी की तरह, जैसे कि पूर्वजों से मिल गई तो वो उसकी है, उसको कोई दूसरा नहीं छीन सकता। सेम उसी तरह से आपकी हेरिडिटी से जो आपके अंदर चीजें आ गई हैं, जो गुण आ गए, इंटेलिजेंस, किसी को कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि वो उसके पेरेंट्स से उसे मिला है, राइट? इसलिए वो गॉड गिफ्टेड है। तो आपको याद होना चाहिए हेरिडिटी स्टैटिक होती है और एनवायरमेंट डायनेमिक होता है। उसमें क्या होता है? उसमें चेंज हो जाता है, राइट? क्योंकि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हम चेंज कर सकते हैं ना, अपनी क्वालिटी को हम और ज्यादा निखार सकते हैं इफेक्ट्स लगा करके। अगर मैं एग्जांपल लीजिए, एनवायरमेंट में मेरे बाल बहुत अच्छे नहीं हैं या बहुत छोटे हैं, मैं इधर से ट्रीटमेंट करूंगी या कहीं किसी से पूछूंगी अच्छा इससे इससे वॉश करो अपने बाल, तो कुछ टाइम के लिए मैं अपने बालों को अच्छा कर सकती हूँ एनवायरमेंट के थ्रू, ठीक है? इवन आजकल कलर चेंज करने के लिए अपने फेस पे ये क्रीम लगाओ ये लगाओ, वो उतना होता नहीं है, बट कुछ टाइम के लिए डायनेमिक होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाइट वेट में, जो हाइट वेट जो ग्रोथ हमारी फिजिकल है, जो हमारे पेरेंट्स से मिले वैसे तो हम रहेंगे, बट इट मीन्स अगर हम उसमें कुछ इफेक्ट्स डालें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, फूड्स एक्स्ट्रा लें,
या किसी डाइटिशियन की कंसल्टेंसी में रहें एंड उसके आइडियाज लेके उसको फॉलो करके हम डाइट प्लान करें तो अपनी बॉडी में, अपनी स्ट्रेंथ में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग आपने देखा है कि अपनी सर्जरी कराई है, ये कराया है, यहाँ से नोज ये किया है, क्या क्या होते हैं ये सब चीजें। तो इस तरह से वो अपनी एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक। आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी स्टैटिक होती है और एंड एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, उसमें चेंज होता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 23 होते हैं एंड इसमें 25 ऑटोजोन होते हैं, 22 टोटल मिला के 46 होते हैं। और 23 जो पेयर्स होता है वो सेक्स को बताता है कि ये बॉयज है या गर्ल्स है। अब हेरिडिटी में आपने देखा होगा ट्विंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर किसी को देखा ना, ट्विंस बच्चे होते हैं, बेबीज ट्विंस होते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक फ्रेंडल ट्विंस होते हैं, अलग डिफरेंट होते हैं। कैसे? आइडेंटल ट्विंस वो होते हैं जिनके क्रोमोसोम एक सेम ही होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे मोनोजोलोज होते हैं, ठीक है, वो एक ही तरह के होते हैं। उसमें अगर फीमेल्स होंगी दोनों फीमेल्स होंगी, बॉयज होंगे तो दोनों ही बॉयज होंगे, ठीक है। वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वो दिखने में सेम होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास 2 रजिस्टर है, एग्जाम्पल ये 2 रजिस्टर है, सेम तो नहीं, जैसे एग्जाम्पल हम यही देख लेते हैं, रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर, बट थोड़ा कलर डिफरेंट है इसमें, इसका एग्जाम्पल चलो नहीं देते हैं इस टाइम, मेरे पास यहाँ कोई चीज अवेलेबल नहीं है मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा सकूं। आप समझ लीजिए 2 थिंग सेम होनी चाहिए, राइट, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तो वो एक तरह से आइडेंटिकल ट्विंस हो गए। हाँ, अगर डिफरेंट है, उनका सेक्स अलग है, एक बॉय है एक गर्ल है, तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं, क्योंकि उनका अलग अलग क्रोमोजोम से मिलकर वो बच्चा बना है। जो मोनोजाइगोस्ट होती है, वो मोनो का मतलब एक, यानी कि एक ही से बना है वो बच्चा, वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए वो सेम है। It means how of the sex child of determined has been stated that gymnastics microscopic study have shown that the chromosome occurs the pair the sex cell of male, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए, बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, ये भी मैंने आपको बता दिया, बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। सम एंड इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर्स, अब ये बताइए मुझे हेरिडिटी के फैक्टर्स क्या होते हैं। Hereditary factors, hereditary defects which make the normal development impossible, such as the case of the inheritability, मतलब कि हेरिडिटी में बहुत कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चेंजेस नहीं ला सकते जो हेरिडिटी से हमें मिला है। जो हेरिडिटी से मिला है वो फैक्टर्स हमें हमारे पास ही रहते हैं, बट किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं। Hereditary defects may make an individual more subject and particular type of physical disorders. This appear to be true in the case heredity of feeble mindedness, which is, आप समझ सकते हैं कि जो हेरिडिटी है बहुत ही ज्यादा उसके कुछ कहना चाहिए कि डिमेरिट्स भी होते हैं, क्योंकि जो अगर बच्चा कुछ उसकी जो अच्छी चीजें नहीं है वो भी पेरेंट्स से बच्चे में आ जाती है। इट मीन जैसे कि पेरेंट्स के अंदर कोई बीमारी है या कोई एलर्जेटिक है, अर्थराइटिस रहता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था या थायराइड था, वो भी बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो भी क्या हेरिडिटी से मिलता है। फिर वो चीजें सही हो जाती, क्योर हो जाती हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, बट वो हेरिडिटी से उसके अंदर आई है। तो ये कुछ तरह के फैक्टर्स हैं जो बच्चे में रहते हैं, लैक भी करते हैं, नुकसान भी होता है, बट जो बेनिफिशियल होते हैं वो वही है। जैसे उसकी आई का कलर, किसी बच्चे का कलर बहुत ज्यादा फेयर होता है वो उसको हेरिडिटी से मिला है, किसी का डार्क होता है वो भी उसकी हेरिडिटी से मिला है। बट हाँ, उसमें वो चीजें तो ठीक है, वो तो मिलनी है, बट कुछ डिसीज जो पेरेंट्स में होती है वो भी हेरिडिटी के थ्रू बच्चे में आ जाती है। जनरल लो हेरिडिटी, देखिए लो हेरिडिटी कहते हैं समानता, एक जैसा होना। द फॉलोइंग जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी कैन बी
There are three law of principle of heredity which the propounded the Mendel. Like big gets like कि उन्होंने बिग गेट्स ने एक तरह से प्रिंसिपल दिया था. द प्रिंसिपल स्टेट दैट द चाइल्ड हैव अ टेंडेंसी of like their parents, like father, like son. The children of bright parents tend to be bright and those dull tends to be dull. In the same way, इसी वे में handsome parent tend to the handsome children and ugly parents tend to have ugly ones. But this law is not universally true. ये ट्रू नहीं है. इट हैज द देखिए वही है ना, अगर किसी का पेरेंट्स हैंडसम है तो उसका बच्चा भी हैंडसम, पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट, पेरेंट्स अगली है तो बच्चा भी अगली, पेरेंट्स तो ये हेरिडिटी से. लो अब आते हैं लो वेरिएशंस. The principle of states the childs are not the extract rapidly their parents, they have different of the futures, etc. The law of principle variation example explain the cause this the variations difference in the child of Kim family. It is due to the facts of the gram cells of the parents, the genes which the unit of the various way each combinations produce different quality of offspring. तो इस तरह से वेरिएशंस बच्चे के अंदर आता है. अब आते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर बात. ये था हमारा हेरिडिटी, देन एनवायरनमेंट. इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑन द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स ऑल अराउंड जो हमारे आसपास है उसका इफेक्ट इंडिविजुअल पर अलग अलग रेशो में पड़ता है, अलग अलग परसेंटेज में पड़ता है. हम कह सकते हैं बिल्कुल अलग अलग उसका इफेक्ट होता है. इट मीन्स एवरी एस्पेक्ट ह्यूमन हिमसेल्फ अराउंड द इंडिविजुअल. क्योंकि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है सबका एनवायरनमेंट अलग है, फैमिली एनवायरनमेंट अलग है, सोशल एनवायरनमेंट अलग है, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे पे अलग ही पड़ेगा. डेफिनेशंस की बात हम कर लेते हैं कि ये डगलसन है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है एनवायरनमेंट की, डगलस एंड हॉलैंड. देयर बुक्स एजुकेशन साइकोलॉजी डिफाइन द टर्म. इन्होंने डेफिनेशन दी एनवायरनमेंट हैज एज अ वर्ड, एक वर्ड विच डिस्क्राइब द aggregate all the existence force influence the condition which effect of life, nature behavior and the growth development maturations the living the organism. इट मीन्स हम कह सकते हैं बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, जहां रह रहा है, उसी से वो चीजें अडॉप्ट कर रहा है. वहां एक जैसा स्टैटिक नहीं है. अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो इट मीन्स वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा. अगर बच्चा एक अच्छे माहौल में रह रहा है तो उसका आईक्यू लेवल, अगर पेरेंट्स वेल क्वालिफाई हैं और बच्चा नहीं भी है, एग्जांपल ले लीजिए, उसको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है तो बच्चा उस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा. वो अपने मैनर्स सीखेगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखेगा. राइट. जैसे कि एक होता है ना कि एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. जैसे हेरिडिटी हमारे अंदर है, ये सबका सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए. राइट. कि बड़े हैं, हमें सिखाया गया है कि हमारे हेरिडिटी से हमें मिला है कि बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए, एंड ये सारी चीजें हमें हेरिडिटी से मिल गए. एग्जांपल. बट एनवायरमेंट, अब ये तो है नहीं कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है हम उसको जवाब ना दें. एनवायरमेंट हमें सिखाता है अगर आपको किसी ने छेड़ा, आपको बदतमीजी की, तो उसको एक थप्पड़ भी लगा दीजिए. ये हमें कहां से सीखा? एनवायरमेंट से. बट हेरिडिटी से हमने सीखा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर ने जो हमें ये वैल्यूज सिखाई हैं वो हमें रिस्पेक्ट करने की. बट वो डायनेमिक है एनवायरमेंट, वो हमें सिखा रहा है अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करा तो ये नहीं कि उसका हम फिर भी रेस्पेक्ट करें. नहीं, उसको अगर आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आपको बदतमीजी करा तो ये भी सिखाती है हेरिडिटी, चाहे वो बड़ा हो छोटा, उसको एक खींच के दो अच्छे से कि वो दोबारा ये बदतमीजी ना कर सके. तो ये हुआ हमारा एनवायरमेंट. फिजिकली बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे फर्क पड़ता है. आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह का खान पान, क्लाइमेट्स, हिल स्टेशन पे रह रहे हैं तो वहां का एनवायरमेंट, आपकी बॉडी अलग तरह से डेवलप होगी. जो एक
हॉट प्लेस पे रहता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, वहां का बॉडी का कलर, स्किन कलर, ये चीजें एनवायरमेंट पे भी डेवलप डिपेंड होती हैं। तो वहां अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ भी अलग, हाइट वेट भी अलग हो जाता है। अब चाइना में देखो ना, लोगों की हाइट बहुत छोटी होती है। आप अलग देखेंगे जहाँ एनवायरमेंट का इफेक्ट है, यूएसए में जाएंगे तो वहां लोगों का कलर बहुत ज्यादा फेयर है। तो ये एनवायरमेंट पे भी डिपेंड है, हेरिडिटी तो है बट वहां का एनवायरमेंट ऐसा है, इसीलिए वहां ऐसा है। बायोलॉजिकल environmental, all the biological factors also affect the personality of the individual. These biological factor also work at environment. According to Roberts, basically human constructions यानी कि body and mind is biological environment, and this biological environment and direct influence of human personality and behavior. For example, there is any basic changes is one physical structures, the individual extraordinary, tell its will affects every affects of the individual. Social environment, अब देखिए सोशल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द एनवायरमेंट का डिवीजन है ये सोशल एनवायरमेंट, इंक्लूड दोज द लो सिस्टम। लो जो एक लो बना हुआ है ना, एक सिस्टम है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ट्रांसमिट होता है एक के अंदर, वो चीजें आती हैं कि जहाँ का जैसा माहौल है, वो सोशल एनवायरमेंट समाज में जिस तरह से है वो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है वहां से। सोशल हेरिटेज, ये भी वही चीज है। सुपर सोशल एनवायरमेंट affect environment human beings by the descriptions, meaning and type of environment because a very clear environment, बहुत ही ज्यादा क्लियर एनवायरमेंट है। अब आप मुझे बता दीजिए एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। और भी कोई बोलिए, बताइए। निर्मल जी, यशोदा जी, आप टुडे इज न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो आप बताइए, आप मुझे ये बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। बढ़िया मैम। आपको कोई किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, हो गया क्लियर। आप सबसे पहले कुछ चीजें नोट कीजिए, दैट मीन्स आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं, ओके हिंदी, मैम। इंग्लिश एंड मैथ्स तीनों के। इंग्लिश एंड मैथ्स। हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, राइट। ओके मैम। आफ्टर आपको चार्ट्स भी बनाने हैं उन सभी के। और रिपीट करिए। हाँ, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। हिंदी। हिंदी में स्वर व्यंजन के बनाने हैं आपको, एक स्वर का हो गया, एक व्यंजन का हो गया, दो ये हो गए, ठीक है, टू। एंड आप हाँ जी मैम। फिर शब्दों को जोड़ना, बच्चों को प्लस करके आ प्लस बा एक वर्ड बन गया, इस तरह से बना सकते हैं। फिर 3 वर्ड वाली चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाना है मैम इनका। नहीं नहीं, इनका चार्ट नहीं, ये मैं बता रही हूँ कि आपको लेसन प्लान, लेसन 5 लेसन प्लान बनाने हैं आपको। फ्लैश कार्ड आपको ठीक। स्वर का अलग बनाना है, व्यंजन का अलग बनाना है, अल्फाबेट्स कैपिटल और ये आप एक साथ ले सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल एक साथ ले सकते हैं, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है आपको, उसी में काम चल जाएगा आपका। 1 to 20 आप काउंटिंग का बना लीजिए। 1 to 20 में एक्चुअली जो जीरो बनेगी ना, वो अलग हाँ से जी। बनाना, शून्य होगा ना, जीरो का एक हाँ अलग जी। ही वो बनाना। तो जीरो जब अलग रहेगी तो वो बहुत सारे अल्फाबेट उससे बन जाएंगे, राइट। 10 को ओके एक मैम। साथ इंक्लूड मत कीजिए, 1 2 0 10 लिख के एक साथ नहीं, उसको जीरो अलग, 1 को प्लस ऐसे दिखा के, तो वो काफी जगह यूज होगा, राइट। ओके मैम। ठीक है। और 5 आप लेसन प्लान मैंने आपको बता दिए, ईवीएस के 5, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, मैथ्स के 5। ये चीज आप अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए और धीरे धीरे बनाते रहिए। आप मेरे से पूछ ठीक। सकते हैं, अगर
कभी नहीं हो तो आप रुखसाना से कांटेक्ट करना, रुखसाना का नंबर लेना और रुखसाना से बात करना। ये बना रहे हैं तो शायद ये आपकी हेल्प कर दें। ओके ओके मैम। राइट। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आपको कुछ ये था कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, टिपिकल कुछ भी नहीं है, चीजें वही हैं क्योंकि आप लोग बीएड कर चुके हो। जो लोग बीएड कर चुके हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये एक हलवा खेल के समान है। सिर्फ आपको चीजें और चैप्टर्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैम कि आपका ये कोर्स कब सिलेबस कंप्लीट। मैम सिलेबस सेंड कर देना आप ग्रुप में। ठीक है, मैं आपको सिलेबस टॉपिक सेंड कर दूंगी आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। राइट। राइट मैम। अगर और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारा टॉपिक चलेगा। ये हेरिडिटी वाला कंप्लीट हो गया है। हैबिट्स के ऊपर कि हैबिट्स क्या होती हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे, और आप भी हैबिट्स के बारे में थोड़ा देखिए कि हैबिट्स क्या होती है, फिर इसके ऊपर आप लीव कर सकते हैं। ओके मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड डे।